वर्चुअल ऑटिज्म और ऑटिज्म की ट्रीटमेंट में स्पेशली इस तरह के जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला होता है, पेशेंस की ज़रूरत होती है, पेरेंट्स को मोटिवेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आपका जो थेरेपिस्ट है उसे कभी मोटिवेशनल स्पीकर बन जाना चाहिए, कभी उसे काउंसलर बन जाना चाहिए, कभी उसे साइकोलॉजिस्ट बन जाना चाहिए, यानी ही शुड बी एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक कौन होता है? एम्पैथेटिक वो इंसान होता है जो आपकी सिचुएशन में जाकर के आपको अंडरस्टैंड करता है और आपको हेल्प करने की कोशिश करता है। एक होता है सिंपैथी, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ जी, मुझसे आप हमदर्दी कर लें, आप हमदर्दी कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिंपैथी होती है। लेकिन एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथेटिक अगर आपके अंदर ट्रेट्स हैं, यानी इफ यू आर एम्पैथेटिक इनफ एज अ थेरेपिस्ट, तो आप बहुत अच्छे से अपने क्लाइंट्स को, अपने जो पेरेंट्स हैं उनको हेल्प कर सकते हो, क्योंकि पेरेंट्स जो है थेरेपी की बैकबोन होती है। एंड मैं कई जगहों पर देखता हूँ कि पेरेंट्स को थेरेपी में इन्वॉल्व ही नहीं करते, उनको बताते ही नहीं है, उनके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होते, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारे क्वेश्चंस उनके होते हैं जो वो थेरेपिस्ट से पूछना चाहते हैं, बट उनको क्या करना पड़ता है? थेरेपिस्ट से स्पेशली मिलना पड़ता है, 4 क्वेश्चन पूछने के लिए उनकी बहुत बड़ी फीस देनी पड़ती है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस होते हैं। और जो लोग थेरेपी ले भी रहे हैं सेंटर्स पर जाकर के, उनको अंदर अलाउ नहीं किया जा सकता, उनको नहीं किया जाता। अब उसकी वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अनरिजॉल्व्ड रह जाते हैं और उसकी वजह से वो थेरेपी में कभी सस्टेन नहीं कर पाते। उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, उन्हें रेगुलर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उनकी काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि रोज़ बच्चा जो है ना तरह तरह के बिहेवियर दिखाने की कोशिश करेगा। एंड अगर थेरेपिस्ट कनेक्ट नहीं करता एज अ काउंसलर, एज अ साइकोलॉजिस्ट, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यूजुअली कई थेरेपिस्ट ऐसा समझते हैं कि भाई मैं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ, मैं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी दूंगा, पेरेंट्स को मैं क्यों काउंसलिंग करूँ, मैं काउंसलर थोड़े ही। अब दूसरे कई थेरेपिस्ट होते हैं वो ये सोचते हैं कि हाँ अगर पेरेंट्स को बताएंगे तो पेरेंट्स जल्दी जल्दी कहीं खुद से ना कर लें, तो ये बड़ी एक इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है। अगर पेरेंट्स को थेरेपी का सेंट्रल पार्ट बनाया जाए तो चीज़ें बहुत अच्छे से निकल करके आती हैं। इस बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप एज अ पेरेंट क्या सोचते हैं कि आपका इन्वॉल्वमेंट कितना स्ट्रांग होना चाहिए, क्या नहीं आपको पता होनी चाहिए हर चीज़। क्योंकि जितने भी मेरे थेरेपी प्लान्स हैं, जितने भी पेरेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, उसमें सारी थेरेपी पेरेंट्स सेंटर्ड है, यानी पेरेंट्स को थेरेपी का मेन पार्ट बनाया जाता है। यानी जैसे आपने महाभारत में देखा, भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि भाई मैं तो गाइड करूंगा, लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। सो अर्जुन आप लोगों को बनना पड़ेगा और तभी आप ये जंग जीत सकते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स जो है जब इन्वॉल्व होते हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हैं, वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं। और पेरेंट्स को जो थेरेपिस्ट पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रख पाता है, वो हंसते खेलते थेरेपी को पता नहीं कब कंप्लीट कर लेते हैं और चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल हो जाती हैं। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 ज़रूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने वाले हैं। और अगर टॉपिक आपको पसंद आ रहा है, फटाफट से लाइक के बटन को तो हिट कर दीजिए। और मैंने जैसे आपसे पूछा कि आप क्या सोचते हैं, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट थेरेपी में कितना इंपॉर्टेंट है, ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट है जो दूसरे लोग आपको नहीं बता रहे, आपके सवाल हैं, आपको ऐसा लगता है, इस प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, आप जितने मर्जी सवाल पूछिए। कई सवाल सिलेक्टेड से सवाल होते हैं, उसमें ना सिर्फ आपको कंसल्टेशन फ्री मिलता है, रैदर आपके सवाल के ऊपर वीडियो भी बनता है। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या होता है, पेरेंट्स को थेरेपी का एक सेंट्रल पार्ट बनाया जाता है और एक खुशनुमा माहौल में, क्योंकि पेरेंट्स के रोज सवाल होते हैं। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे हम लोग कुछ लोग हमसे बाई वीकली प्रोग्राम्स के लिए जुड़ते हैं, यानी हफ्ते में 2 बार उनको सेशन मिलता है। कुछ वीकली प्रोग्राम के लिए जुड़ते हैं, उनको हफ्ते में एक सेशन मिलता है। तो अपने सारे सवालों को लिख करके रखते हैं। और अगर कभी उनको डिप्रेशन होता है, इतने ज़्यादा वो डिप्रेस्ड होते हैं, उनको लगता है कि नहीं आई कांट वेट फॉर अ वीक, तो वो इमीडिएटली व्हाट्सएप करते हैं और सेम डे विद इन 24 आवर्स उनको सपोर्ट मिल जाता है। और वो सपोर्ट भी डायरेक्टली मुझसे मिलता है, क्योंकि मेरा तो डायरेक्ट नंबर आपके पास है, तो वो प्रॉब्लम्स नहीं आती। अब जैसे कई लोग इन सब चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं कि डॉक्टर का नंबर डायरेक्ट है और ये डॉक्टर तो बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल, मैंने कई बार बोला मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री हूँ। सो मेरा डायरेक्ट नंबर आपके पास रहता है। और कई ये बात भी कहने की कोशिश करते हैं भाई कभी ये मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, कभी ये साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं, कभी ये मैरिटल काउंसलर बन जाते हैं। क्योंकि यार आप एक चीज़ देखो, जब बच्चे में प्रॉब्लम होती है आप लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हो, आपकी मैरिटल प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाते हैं, फैमिली में एडजस्टमेंट भी डिफिकल्ट हो जाती है, तो मुझे बनना पड़ेगा ना मैरिटल काउंसलर। तो मैं कभी आपका मैरिटल काउंसलर बन जाता हूँ, कभी आप डिप्रेशन में जाते हो मैं आपका साइकोलॉजिस्ट बन जाता हूँ। मैं ऐसे नहीं बन जाता हूँ,
मैंने पिछले 28 साल में अपनी नॉलेज को अपग्रेड किया। मैंने तो बेसिक डिग्री बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी की थी, यानी मैं एक बेसिक स्पीच थेरेपिस्ट था। लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा कि ये सब नीड ऑफ द आवर है, तो मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया, उसके बाद साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग में मास्टर्स किया, उसके बाद साइको बिहेवियर थेरेपी में काफ़ी सारी चीज़ें की, उसके बाद एमबीए किया चाइल्ड साइकोलॉजी में, उसके बाद डीएससी किया लाइफ कोचिंग एंड काउंसलिंग में। सो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने की, क्योंकि मुझे लगता था कि इस पार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए मुझे अपनी नॉलेज को बहुत अपग्रेड करना पड़ेगा। और आज यही एक बड़ा रीज़न है कि मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाता हूँ। आपकी प्रॉब्लम्स को समझ करके, आपके साथ मैनेज करके चीज़ों को, हम किसी ना किसी सॉल्यूशन पे ज़रूर निकलते हैं और आपको एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखते हैं। सो पॉजिटिविटी जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि आपके कोई भी सवाल हो, अगर आपका थेरेपिस्ट आपसे रेगुलर कनेक्ट कर रहा है और वो एज ए साइकोलॉजिस्ट भी आपको डील कर रहा है, आपको काउंसलिंग भी दे रहा है, एज अ पेरेंट्स आपको वो पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहा है, तो उससे अच्छा थेरेपिस्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लड़ाई लड़ने के लिए जिस तलवार को आप यूज करते हैं, वो तलवार तो तेज होना चाहिए ना। जैसे अब हम बात करते हैं पेरेंट्स की, तो हमारी इस लड़ाई में पेरेंट्स हमारी तलवार होती है। सो पेरेंट्स अगर मजबूत नहीं है, पेरेंट्स पॉजिटिव नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ती हैं, आप बार बार डिप्रेशन में जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप किसी से जुड़ते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना आप जुड़े रहते हैं, 1 साल जुड़े रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि आपके मन में तो इतने सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, बच्चा अभी ये बिहेवियर कर रहा है, अभी वो बिहेवियर कर रहा है, अभी ऐसा कर रहा है, कभी कुछ टाइम के लिए बच्चे में एक सस्टेनेबिलिटी, यानी बच्चे में एक प्लेचू आ जाता है, यानी बच्चे में एक स्टेबिलिटी आ जाती है, वो वहां से आगे इंप्रूव नहीं होता। तो वहां पर भी आपको कई सारे सवाल पूछने होते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेज का क्या मीनिंग है। तो अगर आपका थेरेपिस्ट वो सारी की सारी चीजें आपके सामने रिजॉल्व करता है, इज बेस्ट मैन, तो आपको ऐसे लोगों के साथ जुड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज पेरेंट्स, जो लोग पेरेंट्स को एज द सेंटर, यानी न्यूक्लियस बना करके चलते हैं वो थेरेपी का, वो पेरेंट्स को जो एनर्जी दे करके चलते हैं, यानी पेरेंट्स की एनर्जी का ध्यान रखते हैं, उनकी पॉजिटिविटी का ध्यान रखते हैं, उनको एक अच्छे माहौल में थेरेपी देने की कोशिश करते हैं। स्पेशली जो लोग डायरेक्टली आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, दे आर डूइंग द बेस्ट जॉब। इनफैक्ट ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बार बार बात आ जाती है कि अगर आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे, वो आपकी थेरेपी का बिगेस्ट फ्लॉ होता है। और वहाँ आपको बहुत कुछ किया पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स ही तो कंटिन्यू करेंगे थेरेपी को, पेरेंट्स ही थेरेपी को आगे बढ़ाएंगे। अब पिछले 6 महीने में इस चैनल के साथ 18,000 20,000 कुछ सब्सक्राइबर्स थे, अभी 60,000 के करीब पहुंचने वाले हैं। पिछले 6 महीने में इतनी बड़ी बाढ़ आई है। हालांकि लोग बैठ करके बुराई करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट इस फील्ड में बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, तो कई लोग अपने काम पे ध्यान नहीं देते हैं, वो दूसरों के ऊपर ध्यान दे करके तरह तरह की बातें करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कई लोग ऐसी बात करते हैं कि कभी ये मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, कभी मैरिटल काउंसलर बन जाते हैं, कभी ये बन जाते हैं, कभी वो बन जाते हैं। तो ये सारे ट्रेड्स आपको गेन करने पड़ते हैं, अर्न करने पड़ते हैं, और आप क्वालिफिकेशन को अपनी बढ़ाएं, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें। किसने कहा है कि अगर आप इंजीनियर हैं तो आप साइकोलॉजी में डिग्री नहीं कर सकते? किसने आपको कहा है कि आप एक साइकाट्रिस्ट हैं तो आपको साइकोलॉजी में डिप्लोमा नहीं करना चाहिए? किसने कहा आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, आप चाइल्ड साइकोलॉजी में डिप्लोमा नहीं कर सकते? सो यू कैन डू योर डिप्लोमाज एंड डिग्रीज एंड अपग्रेड योर नॉलेज। और जितना आप पढ़ेंगे उतनी आप में सेंसिटिविटी आएगी। अदरवाइज आप सिर्फ दूसरों के काम को बैठ के देखते रहेंगे, अपने काम पे ध्यान नहीं देंगे, और अल्टीमेटली रिजल्ट ऐसा होगा कि आपके वीडियो पे लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज आने बंद हो जाएंगे। तो बड़ी भारी प्रॉब्लम्स आपके साथ होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने काम पर ध्यान दे करके आगे बढ़े। पेरेंट्स को जरूर इन्वॉल्व करें थेरेपी में, पॉजिटिव बना करके रखें, ताकि अच्छे रिजल्ट्स मिलें और अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग कर पाए पेरेंट्स के साथ मिल करके। थैंक यू वेरी मच। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और क्या चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल दें, ताकि उस पर वीडियोज़ बन सके। थैंक यू, बाय बाय।